हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ गए। हमारे साथ संतोष भारतीय जी जुड़ गए हमारे साथ, इसके अलावा जयशंकर गुप्ता जी जुड़ गए। हमारे साथ बाहर से भी मेहमान जुड़ेंगे। संतोष भारतीय जी, अभी तक जो तस्वीर दिख रही है उसमें बीजेपी जो कहती रही है उस तरह की तस्वीर दिख रही है कि वो सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है उद्धव गुट से। तो वो जो धोखा आपने पार्टी तोड़ ली, वो क्या नैरेटिव नहीं इस बार इस विधानसभा चुनाव में काम करता हुआ दिखाई दिया? संतोष भारतीय जी सर, पहले एक ब्रेकिंग ले लेते हैं फिर आप। से बीजेपी के रवि पाटिल आगे। जी सर, संतोष जी। देखिए, जहाँ तक दावों का सवाल है, कोई भी दावा कर सकता है, लेकिन मैं राजेश जी की बात से सहमत हूँ कि हमें थोड़ा सा 1 घंटा इंतज़ार करना चाहिए और हम देखें कि कैसा चल रहा है, क्योंकि राज्यों के चुनाव हैं और राज्यों के चुनाव में जितने भी दावे हुए हैं सबके यहाँ अंतर्विरोध है। किसने क्या कहा, कैसे नहीं कहा, उसका वोटर के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्योंकि इस बार सबसे बड़ी परीक्षा सर्वे करने वाली एजेंसियों की और ये दावे करने वाले नेताओं की है, क्योंकि वोटर आज किसके माथे पे ताज पहनाएगा, ये पत्रकारों की भी परीक्षा है, समीक्षकों और सर ये इस बार चुनाव नेताओं की तो है, ये इस बार चुनाव अलग भी है क्योंकि पहली बार इस तरह से दल बटे हैं और फिर उस जो अलायंसेस हुए हैं, तो वो तस्वीर भी बहुत नई और बहुत बदली हुई है, क्योंकि हम पिछले विधानसभा से इसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन गौरव के पास चलते हैं, उनके साथ डेटा मुशाय मौजूद है जो बताएंगे हमें कि किस तरह से समझे इन आंकड़ों को अभी तक जो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। तो डेटा मुशाय हमारे साथ है यहाँ पर, हम और यहाँ पर डेटा मुशाय हम सब मिलकर आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जल्दी से 1 मिनट इधर आइए। देखिए, ये आप समझिए, इधर आइए मेरे साथ यहाँ पर पार्था। ठाकरे परिवार, विरासत की सियासत, इसको आप देखें और समझें कि क्या इस वक्त वहां महाराष्ट्र में इंटरेस्टिंग हो रहा है। 2 चश्मोशिर आगे ठाकरे परिवार के, आदित्य ठाकरे वर्ली सीट पर ये आगे चल रहे हैं अपनी पार्टी की टिकट पर, और एमएनएस अमित ठाकरे, राज ठाकरे के पोते, राज ठाकरे के बेटे और बाल ठाकरे के पोते, ये भी अपनी सीट पर माहिम से आगे चल रहे हैं। लेकिन परिवारवाद जमकर देखने को मिला है, जमकर परिवार के आसपास सीटें मिली। अब शरद परिवार का परिवार देख लीजिए, शरद पवार का विरासत की सियासत, उनके भतीजे अजीत पवार यहां पर अपनी पार्टी वहां पर बना चुके हैं, चाचा की पार्टी तोड़ी है, अपनी सीट पर बारामती पर आगे चल रहे हैं। रोहित पवार उनके पोते करजत जामखेड़ से आगे चल रहे हैं, शरद पवार के पोते हैं, और एक और पोते योगेंद्र पवार जो कि अजीत पवार को चुनौती दे रहे हैं, वो फिलहाल बारामती से पीछे चल रहे हैं। लेकिन परिवारवाद यहीं पे खत्म नहीं होता। अब शिबू सोरेन, इनकी भी विरासत की सियासत आप देख लीजिए, कैसे जेएमएम, इनके बेटे सीएम हेमंत सोरेन बरहेट से आगे, इनकी वाइफ शिबू हेमंत सोरेन की वाइफ कल्पना सोरेन गांडे से आगे, जो कि बहू है शिबू सोरेन की। इनके एक और बेटे बसंत सोरेन दुमका सीट पर आगे चल रहे हैं, जेएमएम की सीट पे, और इनकी एक और बहू सीता सोरेन जो कि बीजेपी में चली गई, जामताड़ा में आगे चल रही है। लेकिन अब जल्दी से मेरे पास आइए, कैमरा यहां पर मेरे साथ आइए, विजय दादा मेरे साथ आइए। ये देखिए, ये वो बड़े नाम है जो यहां पर अपनी साख बचाने में लगे हुए हैं। कैसे अजीत पवार बारामती से आगे, अबू आसिम आजमी, अभी इनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, चंपई सोरेन आगे चल रहे हैं, आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं, कल्पना सोरेन आगे चल रही हैं, छगन भुजबल आगे चल रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान पीछे, और ये बहुत बड़ा यहां पर नाम है, पूर्व सीएम है, हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं, साकोली से नाना पटोले अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, गीता कोड़ा का भी कुछ हमारे पास रुझान नहीं दिख रहा है, मिलिंद देवड़ा वर्ली से पीछे चल रहे हैं। ये एक हाई प्रोफाइल सीट बन गई है मिलिंद देवड़ा के आने के बाद। आदित्य ठाकरे यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, बाबूलाल मरांडी अपनी सीट पर आगे, एकनाथ शिंदे आगे, देवेंद्र फडणवीस आगे। तो ये झारखंड और महाराष्ट्र के वो नाम हैं जो मैदान में है और इनकी साख आज दांव पर है। लेकिन बहुमत का चुंबक क्या कहता है? बहुमत का चुंबक बहुत इंटरेस्टिंग, हमारा जो एक एनालिसिस आप देखिए। दादा मेरे साथ आइए। 135 सीटें एनडीए को रुझानों में मिलती दिख रही हैं, यानी बहुमत के चुंबक से मात्र 10 सीटें ये दूर हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी 120 पर है, अभी 25 सीटों पर ये अभी दूर है। तो दादा जल्दी से मुझे बताइए, बहुमत का चुंबक तो फिलहाल एनडीए को अपने पास ज्यादा खींचते दिख रहा है। अभी ये जो नंबर है, ये झारखंड का बहुमत का चुंबक, 1 मिनट लूंगा आपसे, और झारखंड का बहुमत का चुंबक देखिए, बीजेपी यानी एनडीए केवल 6 सीटें दूर है बहुमत के चुंबक से, 35 सीटों पर आगे चलते दिख रहे हैं, जबकि जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन 30 सीटों पर आगे है, 11 सीटें दूर है। दोनों जगह
एनडीए बहुमत के चुंबक के आसपास दिख रहा है, ज्यादा पास दिख रहा है। इनिशियल ट्रेंड थोड़ा सा आधा घंटा वेट कर लेना चाहिए। हाँ। इलेक्शन कमीशन का ट्रेंड आ जाएंगे और बेटर बोलना। ये एक और सीट बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 सीटों पर लोकसभा का उपचुनाव है, वायनाड और नांदेड़, लेकिन वायनाड पर प्रियंका गांधी आगे हैं नव्या हरिदास। उनसे उनके प्रोफाइल के मुकाबले एक लो प्रोफाइल की नेता वो यहां पर बीजेपी से चुनाव मैदान में है, लेकिन वो पीछे। और इसी बीच एक बड़ी खबर, उसके बाद जाते हैं दादा के पास। देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं और यहां पर इलेक्शन ब्रेकिंग। प्रियंका गांधी 20,000 वोटों से आगे। हम प्रियंका गांधी की बात कर रहे थे और प्रियंका गांधी 20,000 वोटों से आगे हैं वायनाड में। ये माना जा रहा है कि उनके लिए ये चुनाव थोड़ा आसान है और वो क्योंकि राहुल गांधी एक बहुत बड़ी जीत वहां पर हासिल कर चुके हैं। इलेक्शन है। एक और ब्रेकिंग है, देखिए एकनाथ शिंदे 4,500 वोट से आगे और फडणवीस 3,000 वोट से आगे। एकनाथ शिंदे 4,500 वोट से आगे और फडणवीस 3,000 वोट से आगे। लेकिन प्रियंका गांधी पर आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, अच्छा एक और ब्रेकिंग आ गई दादा, आपको बोलने में थोड़ा आज वक्त कम मिलेगा। देखिए एक और बड़ी खबर आ गई है, अजीत पवार 3,000 वोट से आगे हो गए। अजीत पवार राजस्थान में सभी 7 सीटों के उपचुनाव के रुझान आ गए हैं, वो भी आप जान लीजिए। बीजेपी 5, कांग्रेस 1 और अन्य 1 पर आगे चल रहे हैं राजस्थान में। तो 48 में से 46 सीटों के नतीजे आज आने हैं और उसमें से राजस्थान की 7 सीटें उपचुनाव की, जिसमें वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी 5 पर, कांग्रेस 1 पर, अन्य 1 पर। दादा जल्दी से बोलिए। नहीं देखिए, प्रियंका गांधी का अभी एंट्री पॉलिटिक्स में ये क्या कांग्रेस के इंटरनल जो सिस्टम जैसे काम कर रहा है, ये बहुत कुछ चेंज हो सकता है। ओके, वो देखना पड़ेगा। और महाराष्ट्र झारखंड में क्या परफॉर्मेंस होगा उसका बेसिस में प्रियंका गांधी कितना बड़ा रोल पार्टी में प्ले करेंगे उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, कितना वेट करना पड़ेगा डेटा मुशाय के एक फाइनल नंबर के लिए? देखिए अभी जो है मुझे लग रहा है 30 to 45 मिनट्स वेट करने से मालूम हो जाता है। 30-40 मिनट। जल्दी से आप बताइए यहाँ पर क्या दिख रहा है इलेक्शन कमीशन? अभी इधर लेकर आइए कैमरा, इलेक्शन कमीशन भी दिखाइए जल्दी से। देखिए इलेक्शन कमीशन का अभी जो डेटा आया है इसमें 13 सीटों में ट्रेंड दिखाई दे रहा है। हाँ। और 13 में देखिए एनसीपी शरद पवार मतलब यूपीए सब 2 में ही आगे है, बाकी एनडीए आगे है। हाँ। ठीक है ना, तो वो भी 2 पर एनसीपी शरद पवार, एनसीपी शरद पवार, बाकी 3 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट, 4 पर एनसीपी अजित पवार और 4 पर बीजेपी। ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है। हाँ। ठीक है, और ये जो सीट है आप देखेंगे आरमोरी में देखिए कांग्रेस एक बड़ा मार्जिन से पीछे है। ओके, ठीक है, और इधर भारतीय जनता पार्टी आगे है। ये अच्छा सिग्नल नहीं है कांग्रेस के लिए। ये बेल्ट में बीदर में कांग्रेस अच्छा सोच रहा था। ये अभी फिलहाल उनके लिए अच्छा सिग्नल शुरुआती नहीं है। इनिशियल आरमोरी है। आरमोरी में देखिए बीजेपी कौन सा 4 सीट में आगे है। अगर आप देखेंगे आरमोरी, वाडाला, सातारा, कंकावली, ये बीजेपी का ट्रेडिशनल सीट है। नीतीश राणे आप देखेंगे, नीतीश राणे आगे है 1048 वोट से, ये आगे है। ठीक है, ये बीजेपी ये 4 सीट में आगे है। आप देखेंगे एनसीपी जो 4 सीट में आगे है, ये कौन सा 4 सीट है? सिन्नर एनसीपी का स्ट्रॉन्ग सीट है, मावल एनसीपी स्ट्रॉन्ग सीट है, वडगांव सेरी देखिए कम मार्जिन से आगे है 768-310। और फलटन में ये देखिए ये बेल्ट में कड़ी टक्कर, वेस्टर्न महाराष्ट्र में कड़ी टक्कर का एक सिग्नल दिखाई दे रहा है। सिंधे सेना कौन सा 3 सीट में आ गया? जलगांव रूरल बहुत ही स्ट्रांग सीट है, इनका बहुत ही स्ट्रांग एमएलए है। बुलदाना में देखिए अच्छा मार्जिन से आगे है 1171। ये सीट यूबीटी एक्सपेक्ट कर रहा था जीतने के लिए। ठीक है, ये सोयाबीन बेल्ट है। ठीक है, चलिए दादा अभी और बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन का डेटा दादा बता रहे थे आपको, डेटा मुशाय इनका नाम है, दादा प्यार से कहते हैं, और ये कह रहे हैं कि बस 30 मिनट मुझे दे दो, सब क्लियर कर दूंगा आपको। लेकिन उससे पहले ये क्लियर करें, एक बार फिर से जाना पड़ेगा निशांत और सुमेरा के पास। ओवर टू यू। जी हाँ गौरव, और पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं, फिर हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता जुड़ गए हैं लखनऊ से, रांची से, मुंबई से, वहां का रुख करेंगे। लेकिन बड़ी खबर देखिए किस तरह की तस्वीर उत्तर प्रदेश उपचुनाव में दिखाई दे रही है। यूपी में एनडीए 7 और समाजवादी 2 सीटों पर आगे है। कटहरी में भी बीजेपी अब आगे निकल गई है। इस पर बात करने के लिए देखिए करल और सीसामऊ में समाजवादी पार्टी आगे है, तो ये 2 सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी आगे है, बाकी सभी सीटों पर बीजेपी आगे है। हमारे साथ विपिन चौबे जुड़ गए लखनऊ से। विपिन, करल सीट को एक सेफ सीट माना जा रहा था समाजवादी पार्टी के लिए, कटहरी से भी अब बीजेपी आगे हो गई है। सीसामऊ लेकिन क्या सरप्राइजिंग है बीजेपी के लिए? आप इन तमाम सीटों को देख रहे हैं, क्या यहां पर समाजवादी पार्टी को और ज्यादा उम्मीद थी लेकिन बीजेपी आगे दिखाई दे रही है? देखिए उत्तर प्रदेश में जिन 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे थे उसमें 3 सीटें जो समाजवादी पार्टी के लिए सेफर सीट मानी जा रही थी, उसमें से करहल थी, सीसामऊ थी और कटहरी थी। लेकिन जो अभी खबर आ रही है, इन 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे तो चल रही है, जिसमें
करहल और सीसामऊ शामिल है। लेकिन कटहरी से खबर यह आ रही है कि धर्मराज निषाद वहां पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो आगे हो गए हैं। हालांकि ये बहुत सेफर सीट मानी जा रही थी। लालजी वर्मा जो कि बीएसपी सरकार में मंत्री रहे थे, इससे पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, विधायक बने, 2024 में सांसद बने और अब उनकी पत्नी चुनावी मैदान में थी। तो शुरुआती जो बैलेट पेपर के काउंटिंग चल रही है उसमें फिलहाल बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। लेकिन कितनी देर तक आगे बने रह सकते हैं और इसके अलावा जब ईवीएम के बक्से खोलेंगे तो उसमें क्या कुछ होगा ये देखना होगा। लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा उपचुनाव का परिणाम होगा वो लगभग 6-3 या 7-2 के आसपास हो सकता है, तो अभी रुझान उसी तरह से चल रहे हैं और बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। दोनों दलों की निगाह है और दोनों दलों के नेता इस वक्त रुझानों पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। जी, आप जो बता रहे हैं यहां पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, लेकिन स्क्रीन देखिए आपके सामने। महाराष्ट्र में 136, एमवीए 123, यानी एनडीए 136, एमवीए 123। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड में एनडीए 35, कांग्रेस +30, अन्य 1। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव हो गया ये, खासकर महाराष्ट्र में देखिए अब आप, और झारखंड में भी नेक टू नेक है। यकीन मानिए दिस इज एज क्लोज एज इट कैन गेट। ये देखिए जरा। और एक और बड़ी बात आपको मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि कांग्रेस 50, अगर बात की जाए कांग्रेस महाराष्ट्र में 50 पर है, शिवसेना उद्धव ठाकरे 34 पर है, शरद पवार 39। लेकिन रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। रुपेश, झारखंड की जो तस्वीर है उसमें अभी तक जो रुझान है वो बहुत दिलचस्प है। 35 पर बीजेपी प्लस, 30 पर जेएमएम प्लस, तो बहुत कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा अंतर दोनों के बीच नहीं है। तो ये जो तस्वीर है ये झारखंड में किस वजह से, किन फैक्टर्स की वजह से इस तरह की तस्वीर अभी दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला है और दिलचस्प ही नहीं है बल्कि ये ज़बरदस्त भी इसको कहेंगे। जितना दिलचस्प चुनाव प्रचार रहा, चुनाव के परिणाम अब तक जो रुझान सामने आ रहे हैं वो भी उतना ही दिलचस्प है। और ये दिलचस्पी सिर्फ इस वजह से है कि संथाल और जो कोल्हान है, इन दो इलाकों से ही गुजर कर और मुख्यमंत्री की कुर्सी का रास्ता वहीं से तय होगा। और जाहिर सी बात है जो संथाल है खास करके वो जेएमएम का गढ़ रहा है और उस संथाल पर खासा जोर चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी का रहा। कोल्हान को साधने के लिए चंपई सोरेन के बरास्ता बीजेपी ने कोल्हान को साधने की कोशिश की और इन्हीं दोनों पर क्या परफॉर्मेंस होता है, चाहे जेएमएम हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। और इसी को लेकर के संथाल को साधने के लिए ही जो जल, जंगल, जमीन, रोटी बेटी, माटी का मुद्दा या फिर घुसपैठियों का मुद्दा या आदिवासी जो अस्मिता है उसका मुद्दा, क्योंकि आदिवासियों की जो संख्या है, जो मुद्दा बनाया गया घुसपैठियों का मुद्दा, दोनों में क्या वो मुद्दा लग रहा है कि प्रभावी ढंग से नीचे तक पहुंचा और उसका असर दिखाई दे रहा है? रुक जाइए, एक बड़ी खबर बता देते हैं पहले। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी चुनाव जब मतदान हो रहा था तब लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। ईसी की वेबसाइट पर डेटा क्यों नहीं है, समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया है। यूपी के आंकड़े क्यों नहीं आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये सवाल भी उठाया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी ने तब जबकि मतदान हो रहा था तब भी शिकायत की थी और सवाल उठाया था। हमारे साथ यहाँ मेहमान बने हुए हैं, लेकिन जयशंकर गुप्ता जी, समाजवादी पार्टी ने जब, माफ कीजिएगा सर, मध्य प्रदेश की बुधनी सीट पर कांग्रेस आगे। ये आपके सामने देखिए महाराष्ट्र का आंकड़ा जो है अभी वो थोड़ा सा अटका हुआ है। 136 पर एनडीए, 123 पर एमवीए, 10 पर अदर्स। ये है महाराष्ट्र। लेकिन झारखंड मामला कांटे का है। और ये देखिए, ये बड़ी खबर, झारखंड, सुमेरा जी। और महाराष्ट्र की बुधनी सीट की हम जो ब्रेकिंग है वो दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की सीट है मध्य प्रदेश की और वहां पर अब कांग्रेस आगे चल रही है। शिवराज सिंह चौहान क्योंकि यहां केंद्र में आ चुके हैं, लेकिन क्या उसका असर है ये कि कांग्रेस पार्टी बुधनी सीट पर, शिवराज सिंह चौहान की सीट पर, एक सेफ सीट बीजेपी की, वहां पर कांग्रेस पार्टी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। चौहान की प्रतिष्ठा तो दांव पर है यहाँ पर। शिवराज सिंह चौहान एक लंबे समय उनका रिकॉर्ड है बुधनी से यहाँ जीत कर आने का, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अभी अर्ली जो ट्रेंड्स है उसमें आगे चलती हुई, ये एक बड़ा यहां पर अपडेट आ रहा है मध्य प्रदेश से बाय इलेक्शन से। लेकिन फिलहाल ये देखिए 137 125, जिसमें 137 में बहुत बड़ा शेयर है बीजेपी का, 125 में सबसे बड़ा शेयर है कांग्रेस पार्टी का, और एनसीपी शरद पवार, शिवसेना उद्धव गुट से बहुमत के करीब बीजेपी अगर बात की जाए तो ये देखिए आपके सामने बड़ी खबर, बहुमत के करीब एनडीए अगर बात की जाए 8 यहां पर, बस 8 कदम दूर
लेकिन अभी पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम खुली हैं, सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने ऑलरेडी सवाल खड़ा कर दिया है। बस दिल की धड़कनें जो है अपनी जरा थाम के रहिएगा, बहुत कुछ होने वाला है यहां पर। क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों को कह रही है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नतीजे बहुत धीरे आ रहे हैं। मतदान जिस दिन हो रहा था उस दिन भी समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए थे। हालांकि इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई जिन पर सवाल उठे, लेकिन बाद में उस वीडियो को लेकर भी बहुत सी सफाई पुलिस द्वारा भी दी गई। संतोष भारतीय जी और राजेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। राजेश जोशी जी, समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को लेकर। जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन भी तमाम तरह के सवाल उठाए गए थे। क्या ये जो नतीजे हैं उसकी वजह से इस तरह की बात हो रही है? नहीं, समाजवादी पार्टी ने जो सवाल उठाए हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनावों को लेकर के, वो तो हम सब ने सोशल मीडिया पे देखा, टेलीविज़न की स्क्रीन्स पे देखा। एक पुलिस वाला अगर रिवॉल्वर लेकर के धमका रहा है वोटरों को तो उसके नतीजे निकाले जा सकते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। ये इससे पहले रामपुर के चुनाव में भी बहुत सारे मुसलमानों ने ये शिकायत की थी कि उनका मत पर ये देख करके पहचान पत्र उनको वापस कर दिया गया, जिसमें मुझे लगता है आजम खान, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो वो हार गए थे। तो ये जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, 7 पुलिस वाले सस्पेंड भी हो गए हैं। तो सिर्फ समाजवादी पार्टी की शिकायत नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है चुनाव आयोग पर, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर। और दूसरी बात, चुनाव आयोग भी छोड़ दीजिए, पुलिस को ये अधिकार कौन देता है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में कैंपेन करे या दूसरे उसके विरोधी पक्ष के जो मतदाता हैं उसे रोकें? क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग रंग गया है एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, और ये रंगा गया है। नहीं, लेकिन आप सर, आप जो बता रहे हैं गौरव, एक शाजिया इल्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाजिया, स्वागत है आपका। पहले तो अभी अभी तक के जो ट्रेंड्स हैं, अभी तक के ट्रेंड्स में जिसमें पोस्टल बैलेट 2/3 है और ईवीएम्स भी हैं, उसमें आप दोनों जगह काफी आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। पहले तो कांग्रेचुलेशंस। लेकिन शाजिया, मेरा आपसे एक सवाल है, आप थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल है, और आपके सवाल एक पहले हमारे एक फॉर्मेट है आकाशवाणी जामनेर से बीजेपी के गिरीश महाजन पीछे। ओके, अब मैं सीधे चलूंगा। शाजिया, एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड मैं आपसे पूछना चाहूंगा। महाराष्ट्र में करीब 22 सीटें ऐसी थी इस बार जहां पर 25% से ज्यादा मुस्लिम वोट था, और उनमें 19 सीटों पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत कम है, इंक्लूडिंग शायना एनसी जहां से लड़ रही है वहां पर भी। और अभी हम देख रहे हैं शायना एनसी ट्रेल कर रही हैं। मेरा सवाल है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि एक बहुत बड़ा, जिसको कहा जाए वॉर स्लोगन देवेंद्र जी की तरफ से आया था, वो था कि वोट जिहाद हो रहा है। योर टेक शाजिया। देखिए, वोट जिहाद की जब बात होती है कोई नई बात नहीं है, और ये कई बार, चाहे हमारे संसाधन को बांटने की बात किसी एक समुदाय को दी जाए, या फिर ये बात होती है कमलनाथ की तरफ से, जरूर पिछले कुछ सालों में आपने सुना होगा कि 90% वोट जो हैं एक तरफ हों। तो मेरी राय इस पर देखिए बहुत मुख्तलिफ है, और अभी भी आपने सुना, मैं इसमें डिटेल्स में जाना नहीं चाहती। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे हमारा नारा है, लेकिन किस तरह से एक वोट जिहाद की बात करके आप चाहते हैं मुसलमानों का वोट आपकी तरफ जाए। और अभी मैं सुन रही थी, अब हमारे एक और साथी बता रहे थे किस तरह से मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है। तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आज के दौर में भी कि सारी पार्टियां जो झूठ मूठ से अपने को सेक्युलर कहती हैं, क्या हमेशा इसी पर इतने सालों से इसी तरह की राजनीति, वही घिसी पिटी मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, वही कब तक चलेगा? मतलब कब तक चलेगा? महाराष्ट्र के चुनाव में नौमानी जी ने क्या काम कर दिया? क्योंकि अगर उधर से उस तरह के बयान नहीं आते तो बटेंगे कटेंगे, ये फिर बात और ज्यादा आगे नहीं बढ़ती। तो नौमानी जी जैसे लोग अगर इस तरह की बात सामने रखते हैं कि देखिए ये हमारा एजेंडा, इस पर आप आ जाइए तो मतदान होगा, तो उन्होंने बहुत फायदा पहुंचाया है, ताकि वो जो नैरेटिव बढ़ाया जा रहा था बीजेपी द्वारा कि बटेंगे तो कटेंगे, उसको और मजबूती मिली। देखिए, बहुत खतरनाक है, और काश हमारे मुसलमान भाई इस बात को समझते। जो अभी भी एक भाई साहब बात कर रहे थे आप ही के चैनल पर मेरे आने से पहले, किस तरह से वो बात कर रहे थे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। दरअसल ऐसी बात लगातार पार्टीशन के बाद से इस्तेमाल की गई, और पहले तो खैर सिर्फ कांग्रेस ही एक पार्टी थी, और उसके बाद मुखालफत। मैं राजेश जी आपके पास आ रहा हूं, तो मुसलमानों को साथ रखने। राजेश जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन क्योंकि अनुपम है कांग्रेस पार्टी से, मैं उनसे भी एक रिएक्शन लेंगे उसी बात पर। एक मिनट शाजिया जी आते हैं आपके पास। अनुपम है कांग्रेस पार्टी से, आप ही की बात पर रिएक्शन लेते हैं। अनुपम, देखिए जो अभी ट्रेंड्स हैं, आप भले इसको अर्ली ट्रेंड कहें, लेकिन ऐसा लगता है कि महायुति आपसे आगे चल रही है।
तो क्या वो बटेंगे तो कटेंगे? धार्मिक ध्रुवीकरण, सज्जाद नोमानी का वो लेटर जो बीजेपी ने बहुत बढ़ चढ़कर कैंपेन में बताया कि देखिए कैसे ये मुसलमानों की पार्टी या मुसलमानों का संगठन बनता जा रहा है, क्या ये काम करता दिख रहा है? क्या धार्मिक ध्रुवीकरण महायुति के पक्ष में जाता दिख रहा है? बटेंगे तो कटेंगे स्पेसिफिकली नंबर्स देखें अगर तो। देखिए, मैं समय से पहले जीत का जश्न मनाने का भी कोई आधार नहीं होता और समय से पहले हार मान के फिर उस पर प्रतिक्रिया देने का भी कोई अर्थ नहीं होता है। अभी तो देखिए, आपका टीवी चैनल है, आप बॉल बाय बॉल कमेंट्री करेंगे, वोट बाय वोट कमेंट करेंगे और उसके अनुसार कोई निष्कर्ष निकाल के ये कहना कि ये नारा हिट हो गया, ये नारा फ्लॉप हो गया, ये नैरेटिव चल गया, एटलीस्ट इट इज टू अर्ली टू कमेंट एनीथिंग ऑन दिस। तो अभी क्या दिखता है आपको इन ट्रेंड्स में? ट्रेंड्स में तो कुछ तो आप देख रहे होंगे। नहीं, देखिए, हम तो ट्रेंड्स और ट्रेंड्स से ज्यादा जो लोग चुनाव में थे तो वो स्पष्ट कह सकते हैं कि ये जो 2 राज्यों के चुनाव हुए हैं इस बार, महाराष्ट्र और झारखंड के, ये वो 2 राज्य हैं जहां पे भाजपा की जो ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके, लोकतांत्रिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके जो लोकतंत्र को नष्ट करने की जो प्रवृत्ति है, वो सबसे ज्यादा जिन राज्यों में दिखती है वो ये 2 राज्य। मैं बताता हूँ कैसे मैं ये बात करूँ। देखिए, महाराष्ट्र जहाँ पे से लेके सेना तक दोनों पार्टियों को तोड़ा गया, इस तरह से तोड़ा गया कि तोड़ के जो बागी गुट है आप उसको सिंबल दे देते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग से लेके सबको आपने कैप्चर कर रखा है, इंस्टीट्यूशंस को। यही काम झारखंड में करने की कोशिश की है कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को जेल भेजने की कोशिश की, जेल भेजकर उस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। मुझे बोलने दीजिए शाहज़ाद जी, मुझे बोलने दीजिए ना, उसके बाद बोलिएगा। एक शाहज़ाद जी उनको बोलने दीजिए, पहले उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके बोल लेने दीजिए, आप अपनी बात कह लीजिएगा, आपकी बात में दम होगा। शाहज़ाद जी उनको बोलने दीजिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, वो आप जब बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे। कंप्लीट कीजिए जल्दी। मैं ये कह रहा हूं, ये 2 राज्य जो, इन दोनों राज्यों में भाजपा ने बहुत ही डेडिकेटेड ढंग से इस पर काम किया कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं और जो नेता हैं उनके परिवार को, उनकी पार्टी को तोड़ के, और जितने ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको इन्होंने कैप्चर कर रखा है। आप अनुपम जी, हम इसके ऊपर शाजिया से रिएक्शन लेंगे, लेकिन एक क्विक अपडेट हमारे दर्शकों को। आपकी स्क्रीन अभी लॉक कर लीजिए। 137 एनडीए। बिग ब्रेकिंग, माहिम में एमएनएस के अमित ठाकरे पीछे। ठीक है, यहां पर अमित ठाकरे पीछे चल रहे हैं, राज ठाकरे के उत्तराधिकारी। लेकिन राज ठाकरे किसके उत्तराधिकारी हैं? खैर, नेवरदलेस यहां पर महाराष्ट्र में एनडीए 137, अब 125 एमवीए, 10 अदर्स यहां पर, और झारखंड में 73 का ट्रेंड आ चुका है। और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये अर्ली ट्रेंड्स है। अभी वहां पर एक और सीट आपके सामने चल रही थी, झारखंड में बीजेपी 30, बीजेपी प्लस 38, जेएमएम 34। संतोष भारती जी हमारे साथ है। संतोष जी, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है, अभी अभी अनुपम जी जो कह रहे थे, वो स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां पर काफी समय से चुनाव नहीं हुए थे। ये जो फैक्टर्स बता रहे हैं, लोकसभा में लोगों का जो गुस्सा था वो स्टीम आउट हो गया। लेकिन अब ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा डिफरेंट बॉल गेम है। वो जो गुस्सा था, जो चीजें इन्होंने बोली, वो लोकसभा में ऑलरेडी स्टीम आउट हो चुका है। महाराष्ट्र की अगर स्पेसिफिकली बात करें, योर टेक संतोष भारती जी। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि एक हैं तो सेफ हैं या बटेंगे तो कटेंगे, इसका महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत असर हुआ है। मैं नहीं मानता इसको। मेरा मानना है कि वहाँ की महिलाओं का ही असर है महाराष्ट्र के चुनाव में। अगर वो अभी तो रुझान है, वो जिसकी तरफ खड़ी होंगी महाराष्ट्र की महिलाएं, वो पार्टी चुनाव जीतेगी। लेकिन मैं कटेंगे बटेंगे इसका कोई, देखिए, कोई भी सेंसेबल आदमी, महाराष्ट्र के लोग सेंसेबल हैं, पॉलिटिकल हैं, वो जाहिर है इस नारे के साथ नहीं खड़े होंगे, ऐसा मेरा मानना। और सर, हमें ऐसा लग रहा है कि जो थोड़ी देर पहले जो इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे जा रहे थे वो शायद अब बंद हो जाएं, क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी अब 5 पर आगे हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और जो बीजेपी है वो 4 पर, समाजवादी पार्टी 5 पर। शायद चुनाव आयोग से सवाल थोड़ी देर बाद कम हो जाए। लेकिन मुस्कुरा रहे हैं इस पर, जयशंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। जयशंकर जी, ये जो है अब सवाल क्या होगा? नहीं, ये तो लग रहा था उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लीड मिलेगी। 5-4 का हमारा अनुमान था कि 5 समाजवादी पार्टी को, 4 एनडीए को मिल सकती है सीटें। हालांकि जिस तरह के चुनाव हुए हैं, जिस तरह से आप लोगों ने भी टीवी चैनलों पर दिखाया है, वहाँ यूपी में रामपुर मॉडल को
रिपीट करने की कोशिश की गई। रामपुर नहीं सर, लेकिन आधार क्या आप कह रहे 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे रहेगी, आपका अनुमान था, इसका आधार क्या? कौन कौन सी सीट? इसका आधार साफ साफ था कि चूंकि 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास पहले से थी जी, और जो सामाजिक समीकरण वहां बने थे, जिस तरह से टिकट वितरण अखिलेश यादव ने किया था, उसको देखते हुए लग रहा था कि समाजवादी पार्टी वहां से लीड करेगी। और एनडीए जो था, जैसे 5 सीटें तो एनडीए के पास थी, 3 बीजेपी के पास थी, एक निषाद पार्टी और एक आरएलडी के पास। तो उसमें कहीं ना कहीं जो इनकी कोशिश थी वो पीछे पिछड़ती नजर आ रही है। ठीक है, अब शाजिया हमारे साथ है। शाजिया, यूपी में एकदम से तस्वीर पलटी है। मैं आपको एक बार डेटा फिर से बता देता हूं, क्योंकि आप हमारे चैनल पर अभी हैं, तो यहां का डेटा जो आपके सामने आ रहा है, हर चैनल के अपने अपने डेटाज हैं, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी एजेंसीज के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहा है। सबसे पहले एनडीए 137 महाराष्ट्र में, और काउंटिंग हुई है 270 पर, काउंटिंग चल रही है, मतलब 123 एमवीए और 10 अदर्स है। झारखंड में 73 में से 38 बीजेपी प्लस, कांग्रेस प्लस 34, अदर्स 1। यूपी में 5 समाजवादी पार्टी और बीजेपी 4। अभी अर्ली ट्रेंड्स है, मैं इसको अभी भी अर्ली कहूंगा, क्योंकि पूरी तस्वीर जो है वो 12 बजे तक साफ होती है। 10 बजे हम ऑलमोस्ट लॉक करने की पोजीशन में आ जाते हैं। शाजिया, यूपी में टर्न अराउंड दिख रहा है, इसके पीछे की वजह? देखिए निशान, मैं पहले अपनी बात खत्म कर लूं। आपने बहुत पहले बहुत जरूरी सवाल कहा था मुस्लिम बहुल इलाकों की, तो अभी अब मैं कुछ जवाब देने लगी तो किसी और ने कहा यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं कहना चाहिए। आप हरियाणा को देखिए, और हरियाणा के वो 5 मुस्लिम बहुल इलाकों को देखिए, जहाँ पूरी तरह से इस तरह से वोटिंग हुई भाजपा के खिलाफ एकत्रित होकर। तो ये कहीं ना कहीं और मुसलमानों की तरफ से, तो ये एक ट्रेंड नहीं है, ये हकीकत बनती जा रहा है। और ये वजह यही है इसकी कि ये सारी पार्टियां निर्भर है मुसलमानों के वोट पर, और इसीलिए जो है वो हिंदू विरोधी बात हो या फिर मुसलमानों को उकसाने और भड़काने वाली बात हो, ये हमेशा करती हैं। इससे मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान है, मैं ये बात जरूर मानती हूँ। राजेश जी रिएक्ट करना चाहते हैं आपकी बात पे। राजेश जी, पर एक तो ये बात है, दूसरी जरूरी बात, बहुत देर से आपकी इसी बात पर राजेश जी प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे आपकी। दूसरी बड़ी बात जो इलेक्शन कमीशन को कैप्चर करने की बात कही गई है, मुझे लगता है मैं सिरे से इसको ना सिर्फ खारिज करूंगी, पर ऐसी बातों को मुझे लगता नहीं है कि चैनल। अच्छा, यूपी के आंकड़े फिर बदले हैं। होल्ड ऑन, एक बार फिर से बता दें, यूपी के आंकड़े फिर से बदले हैं। समाजवादी पार्टी अब 5 से 4 पर आ गई है और एनडीए 4 से 5 पर आ गया। लेकिन राजेश जी, शाजिया आपकी बात पर रिएक्ट करना चाहते हैं, एक बार जल्दी से उनका रिएक्शन ले लेते हैं। हाँ जी, आप मोहतरमा जो बोल रही हैं उनको शायद ये गलतफहमी हो गई कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बिना पे ये कह रहा हूँ। न मेरी समाजवादी पार्टी से कोई मोहब्बत है, न कांग्रेस और न किसी बीजेपी से। मैं कह रहा हूँ उस बिना पे कि जो रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है, जो हम सब ने देखा है, मुस्लिम इलाकों में मुसलमानों को वोट करने से रोका गया, ये शिकायत हुई है। इसके बाद पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। ये तथ्य हैं, इसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है। दूसरी बात इसमें यह है, दूसरी बात यह है कि मेरा कहना यह था कि जो पुलिस वालों के दिमाग में ये भर गया है कि आपको एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहना है। देखिए, दोनों बात बोलेंगे तो नहीं होगा। या तो आप मुझे बोलने दीजिए, मैं तर्जुमान नहीं हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का, मैं रिपोर्टिंग के आधार पर कह रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि जो सरकारी लोग हैं उनको तटस्थ होना चाहिए, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाके ना खड़े हों। और अगर ऐसा हुआ है, आइडियोलॉजिकली उनका दिमाग रंगा गया है, तो ये चिंता की बात है। मैं पत्रकार के तौर पर ये बात कह रहा हूँ। शाजिया, संक्षेप में फिर हम आंकड़े बताएंगे। और हम सब जानते हैं किस रंग से रंगा है। नहीं, इस बीच एक बड़ा अपडेट है। देखिए, झारखंड से बड़ा अपडेट है, कांग्रेस जेएमएम का गठबंधन आगे हो गया है, बदलाव हो गया है। झारखंड में इंडिया गठबंधन 38 पर, बीजेपी यानी एनडीए 37 पर। यह बहुत बड़ा अपडेट झारखंड से आ रहा है। 81 में से 76 सीटों के ट्रेंड, जिसमें से अब 38 सीटों पर इंडिया आगे। देखिए, अब बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए? बीजेपी को अब 4 सीट चाहिए बहुमत के लिए, तो जेएमएम प्लस कांग्रेस प्लस को सिर्फ 3 सीटें ही चाहिए। हालांकि झारखंड में बहुत नेक टू नेक है ये मुकाबला, बिल्कुल कांटे की टक्कर है। तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं दिखाई दे रही है। संगम लेन से कांग्रेस के बाला साहेब थोराट पीछे, बाला साहेब थोराट पीछे चल रहे हैं। कुछ देर पहले नाना पटोले पीछे चल रहे थे। हालांकि नाना पटोले की सीट की क्या स्थिति है वो भी हम एक बार फिर से आपके सामने रखेंगे। झारखंड के रुझानों में लेकिन कांटे की टक्कर है, और ये बहुत दिलचस्प है जिस तरह की तस्वीर अभी दिखाई दे रही है। यानी दोनों नेक टू नेक चल रहे हैं।
37 और 38 और अन्य के खाते में 1। लेकिन ऊपर की तस्वीर देख लीजिए, महाराष्ट्र के जो इस वक्त आंकड़े सामने 140 पर एनडीए तो 120 पर महाविकास आघाड़ी। और केवल 5 सीटें बाकी रह जाती हैं बहुमत के लिए महायुति को। अगर ये ट्रेंड्स नतीजों में तब्दील होते हैं तो यानी वो बहुमत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। जबकि आघाड़ी की बात करें तो वो अभी भी 25 सीटें पीछे हैं। 120 सीटों पर महाविकास आघाड़ी चल रही है आगे और 12 सीटों पर अदर्स आगे है। ये इस वक्त देखिए एक बड़ी और गौरव देखिए, शिवसेना शिंदे 28 पर और एनसीपी अजित पवार 20 पर, तो वहां पर भी बहुत बराबर चल रहे हैं 28 और 20। हालांकि 8 सीटों का अंतर है, लेकिन यूबीटी 35 सीटों पर चल रही है, यानी उद्धव ठाकरे गुट 35 एक जो बड़ा अंतर यह है सुमेरा, देखिए कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार, उनमें ज्यादा अंतर नहीं है अगर आघाड़ी को देखें। लेकिन अगर आप महायुति को देखें तो बीजेपी फार है, 92 सीटें उसके पास और शिवसेना शिंदे गुट या फिर एनसीपी अजित पवार उनके आसपास नहीं दिखते हैं। यह बड़ा यहां पर दिखता है अंतर महायुति में। 38 हो गया झारखंड में। झारखंड में चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। 38 पे एनडीए, ब्रह्मपुर से कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार पीछे, तो ब्रह्मपुत्र से कांग्रेस के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है यहां पर। 38 झारखंड बहुत नेक टू नेक हो गया। संतोष जी क्या कहना है आपका? संतोष जी, झारखंड बहुत ज्यादा मुकाबला कड़ा हो गया है 38 पर दोनों। क्या यहां पर लगता है किधर भी जा सकती है गाड़ी? देखिए, झारखंड के बारे में मेरा अभी भी ये मानना है कि वहाँ पर अपर हैंड इंडिया गठबंधन का है। लेकिन ये जो ट्रेंड आप बता रहे हैं, ये ट्रेंड भी अपने आप में सच्चाई है, लेकिन ट्रेंड को फैसलों के रूप में मत मानिए। पर हाँ, वहाँ पे जिस तरह का कैंपेन हुआ है और जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी में फूट रही है, उसको देखते हुए इसका फ़ायदा अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन नहीं उठा पाया है तो ये उसकी कमज़ोरी है। लोगों ने अपना वोट दिया है और उसमें जो आपने सवाल पूछा झारखंड का, झारखंड में अभी भी मेरा मानना है कि अपर हैंड इंडिया गठबंधन का है। जी, लेकिन अपर हैंड अगर है भी तो यहाँ वो दिखाई नहीं दे रहा। 143 बहुमत से केवल 2 सीटें दूर महायुति। बहुत तेजी से नंबर चेंज हुआ। ये बहुत दिलचस्प अब आंकड़ा, सिर्फ 2 सीट दूर रह गए हैं। लेकिन आंकड़ों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे अपर स्टूडियो का निशांत वहां पर मौजूद है। निशांत, और बेहतर तरीके से समझाइए और बताइए इन आंकड़ों को। देखिए मेरे साथ यहां पर डेटा मोशाई जरा कैमरे की तरफ देखिए, मेरे साथ डेटा मोशाई। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, बिहार में जितिन राम मांझी की बहू पीछे हैं। ओहो, इमामगंज में आरजेडी के रोशन आगे हैं। ये देखिए, और मैं चाहूंगा यहां पर बिग वॉल पे जरा कैंडिडेट्स दिखाइएगा, क्योंकि जो डेटा है वो दादा के पास ज्यादा अपडेटेड है। रामगढ़ से जो आपके सामने, ये देखिए इस वक्त बिहार में जितिन राम मांझी की जो बहू है वो पीछे है। ये देखिए कैमरा हमारे सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन आइए जरा ये देखिए, ये इस वक्त आपके सामने जो डेटा है, बाला साहब 2015 में इनका मैंने इंटरव्यू किया था। ये देखिए बाला साहब, ये देखिए आदित्य ठाकरे जो हैं वो पीछे चल रहे हैं देवड़ा से। इंटरेस्टिंग, यहां पर अमित ठाकरे आगे चल रहे हैं। ये 2 ठाकरे के दोनों आमने सामने नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन ये 2 ठाकरे के वर्चस्व की लड़ाई है, नेक्स्ट जनरेशन की ठाकरे की। यहां पर ये देखिए, अब जाहिर सी बात है पिछली बार रुझानों में बीजेपी को बहुमत हो गया 149। इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए 149, एमवीए 118, अदर्स 10। महाराष्ट्र में तस्वीर ट्रेंड्स के हिसाब से अभी साफ है, ये देखिए। और वहां पर झारखंड में बहुत नजदीक, सो क्लोज, 40 बीजेपी प्लस, कांग्रेस 38, एक सीट से बस एक कदम दूर, ये देखिए। और 79, ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन दादा भी कुछ ऐसा ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सीधे मैं चलूंगा दादा के पास। दादा, सबसे पहले महाराष्ट्र बता दीजिए मुझे, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? ये देखिए, महाराष्ट्र में अभी जो ट्रेंड है, हाँ, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग जो है, देखिए मैं वोट शेयर में कर लेता हूँ। चेक वोट शेयर में देखिए, वोट शेयर में 53-34। क्या बात है, मतलब एनडीए का 53 और आपका एमवीए का 34। अच्छा, एक बात बताऊंगा आपको, 2019 के बाद में सारे डायनामिक चेंज हो गए। उसके बाद भी दादा ने ये डेटा निकाल दिया, विच इज इनक्रेडिबल, क्योंकि कोई इधर गया, कोई उधर गया, बाकी मेरे पीछे आओ, ये देखिए। लेकिन उसके बाद भी दादा बताइए। अभी देखिए, तो मतलब कि अगर पार्लियामेंट से मैं कंपेयर करूं तो मतलब 10% वोट शेयर इंडिया का बढ़ रहा है और 10% वोट शेयर एमवीए का घट रहा है। तो ये क्लियर एक स्वीप होने जा रहा है
180 प्लस आपको एनडीए को मिलने जा रहा है, एक क्लियर स्वीप। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा ये डाइग्रेस कर रहा है, ये इसके मैच नहीं कर रहा है सुदीप यहां पर, लेकिन ये देखिए ये आपके सामने वोट शेयर है। दादा और क्या महाराष्ट्र में आप दिखा रहे हैं, मतलब आप ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में 52% वोट शेयर के साथ अब कंफर्म इनकी सरकार बन रही है। देखिए चेंज देखिए। लेकिन दादा अभी ना 9:30 बज रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये जो गैप है 20% गैप है। ओके, ये 20% गैप कभी, और देखिए बहुत ट्रेंड बहुत क्लियर है, 10% वोट इंडिया का बढ़ रहा है और 10% वोट आपका। अच्छा, आप ये 20% दादा ये देखिए, दादा ये बता रहे हैं महाविकास अघाड़ी, और ये आपके सामने असेंबली इलेक्शन 33.9% अभी एज ऑफ नाउ, ये जो ट्रेंड आ रहा है यहां पर 52.9%, ये बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। ये गैप अभी नहीं होगा, इट इज ए 20% गैप, 2 कॉर्नर फाइट विद क्लीन स्वीप। क्लीन स्वीप मतलब 180 प्लस एनडीए। ये दादा ये देखिए यहां पर चुंबक आ गया है, ये देखिए अब आपके सामने बहुमत का चुंबक, और ये 153 अभी का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, बहुमत का चुंबक। और ये देखिए एमवीए 114, 31 सीट दूर, ये चुंबक के नजदीक। ये देखिए मैं बीच में खड़ा हूं और मुझे हालांकि यकीन मानिए मैं प्लीज न्यूट्रल लेना चाहता हूं, यहां पर ये बहुमत चुंबक है, ये बहुमत है, और ये इसके आगे निकल गए हैं, ये चुंबक से भी आगे निकल गए। यहां पर इंटरेस्टिंग है बहुमत का चुंबक, और यहां पर ये आपके सामने। दादा एक और चीज जरा महाराष्ट्र में बताइए, अभी आप बिग वीआईपी सीट पूछना चाह रहे हैं वो हमसे। ये देखिए एक मिनट, यहां पर ये देखिए, आइए जरा बड़ा तेजी से हमारे साथ जो कैमरा पर है, अजीत दादा पवार 1,67,000 वोट से जीते थे पिछली बार। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पर आगे हैं। ओ, इन्होंने तो लगभग बगावत कर दी थी, और इसको लेकर बड़ी नाराजगी है कि सपा ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया है। यहां पर यह कहा जा रहा है क्योंकि अपने कैंडिडेट्स खड़े कर दिए, एक सेटिंग थी महाराष्ट्र की यूपी में, लेकिन अबू आजमी आगे चल रहे हैं। ये देखिए ये अब आगे चल रहे हैं, अब कंफ्यूजन है, ये आगे थे पहले, थोड़ी देर पहले पीछे चल रहे थे। उद्धव गुट के, अब सब लोग जानते हैं उत्तराधिकारी है, छगन भुजबल अपने दोस्त के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, इनके बड़े प्यारे दोस्त हैं वो, लेकिन आगे चल रहे हैं छगन भुजबल। अगर बात कीजिए पृथ्वीराज चौहान, एकदम इस बार कहा जा रहा था इस चुनाव में इनको एकदम साइड ट्रैक कर दिया है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन वो पीछे चल रहे हैं। यहां पर ये देखिए नाना पटोले अब आगे चल रहे, विदर्भ का एक बहुत बड़ा चेहरा नाना पटोले। अगर बात की जाए यहां पर ये पीछे चल रहे, जाहिर सी बात है ये पीछे इसलिए चल रहे क्योंकि ये आगे चल रहे हैं। ये देखिए ये आगे चल रहे हैं, इसलिए मिलन देवड़ा पीछे चल रहे। एकनाथ शिंदे अपने गुरु, उनके भतीजे से उनका चुनाव लड़ रहे थे। दो चाचा भतीजे की लड़ाई थी यहां पर। और ये देखिए देवेंद्र फडणवीस, एक और चेहरा विदर्भ का डिप्टी सीएम, लेकिन अब क्या सीएम कैंडिडेट है। ये दोनों तस्वीरों पर हमारा फोकस बहुत ज्यादा रहने वाला है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन ये देखिए बाबूलाल मरांडी, क्या ये सीएम बनने वाले? ब्रेक टू इस वक्त की बड़ी खबर चुनाव आयोग के मुताबिक, एनडीए की इस वक्त की बड़ी खबर चुनाव आयोग के मुताबिक, एनडीए की महाराष्ट्र में आंधी। बड़ी खबर ये इस वक्त की बड़ी खबर, 155 एनडीए ऊपर दिखाई दे रहा है, 112 एमवीए दिखाई दे रहा है, 10 अदर्स हैं। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। डेटा मोशाई के पास चलेंगे। डेटा मोशाई, इस आंधी को जरा रिफ्लेक्ट करके दिखा दीजिए अपने वोट शेयर में एक बार फिर से जरा। नहीं देखिए वोट शेयर नंबर अभी चेंज नहीं हुआ, बट आप देखेंगे ये मैप अगर देखेंगे जी, ये जो अलायंस में ये जो सैफ्रॉन मैप है, ये देखिए ये पूरा स्प्रेड हो रहा है। ओहो। अब देखिए ये जो सैफ्रॉन है ये क्या इंडिया का है, ठीक है, और सारे सीट आप देखेंगे जो ट्राइबल सीट से लेकर ठीक एक सिन्नर, मतलब बीच बीच में ये वाला जो ये मैजिक हुआ क्यों? देखिए ये अगर स्प्रेड ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र हो रहा है तो डेफिनेटली इसमें लाडली बहना स्कीम होगा। हमको झारखंड देखना पड़ेगा, झारखंड के इलेक्शन का आरएसएस के फुटप्रिंट्स नहीं, देखिए आरएसएस का फुटप्रिंट पूरा एंड टू एंड नहीं होगा। ओके, तो मतलब ये स्कीम काम किया, ठीक है, 10% एक्स्ट्रा वोट आया। हालांकि इंटरेस्टिंग बात है, स्कीम आई अगस्त में, जब लोकसभा चुनाव में बड़ी हार हुई, उसके बाद स्कीम आई। लेकिन हमें यह भी सोचना पड़ेगा, बैक टू सुमेरा एंड गौरव, कि क्या हम फ्रीबीज पर जी रहे हैं, और इसमें दिल्ली देखना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली में तो बकायदा फ्रीबी पर एक कॉन्फ्रेंस हो गई है वहां पर। बैक टू सुमेरा एंड गौरव। जी हाँ, उसको तो अरविंद केजरीवाल ने एक मुद्दा ही बना लिया है, फ्रीबी पर, रेवड़ी पर चर्चा वो कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, जो इस वक्त की तस्वीर दिखाई दे रही है, उसमें महाराष्ट्र में 160 पर दिखाई दे रही है एनडीए। बीजेपी सबसे बड़ा दल, सबसे बड़ी पार्टी। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में एनडीए की आंधी दिखाई दे रही है। साफ तौर पर महाराष्ट्र में बहुत आगे दिखाई दे रहा है एनडीए।
महाविकास आघाड़ी से 107 और 160। बिल्कुल, बहुत डिफरेंस बढ़ गया, 53 सीटों का डिफरेंस बढ़ गया। और महाराष्ट्र का वोट परसेंटेज भी दिखा देते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए बहुत आगे है, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 160 और 107, तो अंतर देखिए कितना ज्यादा बढ़ चुका है। और देखिए ये वोट प्रतिशत है जो हम आपको दिखा रहे हैं, 51.8% पर है एनडीए, 31.5% पर है महाविकास आघाड़ी और अन्य के खाते में 16.7%। इस बार महाराष्ट्र में जो निर्दलीय है वो तस्वीर भी बदली है, सिर्फ 10 सीटों पर आ गए। लेकिन लगता नहीं कि अब निर्दलियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि महायुति बहुत तेजी से बहुमत से कहीं ज्यादा आगे निकलते हुए, और क्योंकि 10 बजने को आ रहा है तो और झारखंड में भी देखिए तस्वीर, झारखंड में भी देखिए झारखंड में तो बहुत देर से है, एक सीट चाहिए एनडीए को, वो 41 होगा तो उनका बहुमत हो जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र बहुत बड़ा सूबा, और महाराष्ट्र में हरियाणा के इलेक्शन में जीत के बाद बीजेपी कॉन्फिडेंट थी, एनडीए कॉन्फिडेंट था, और वो कॉन्फिडेंस अब इन ट्रेंड्स में झलकता हुआ अभी एकदम से एज लिया है यहां पर महायुति ने। एनडीए बहुत आगे है महाराष्ट्र में, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है। आप समझिए आप इस बात को, इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में एनडीए की आंधी, और ये आंधी क्या कहती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। राजेश जी, अभी हम नेक टू नेक फाइट देख रहे थे, हम कह रहे थे बटेंगे तो कटेंगे का असर नहीं दिखता, लेकिन अब क्या दिखता है बटेंगे तो कटेंगे का असर, क्योंकि 50 सीटों का लगभग अंतर हो गया है और 162 के आसपास जाती दिख रही है महायुति। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे एक नारा था, उसके अलावा जो लाडकी बहन योजना है वो था। तीसरी बात यह है कि मराठा वर्सेस ओबीसी जो बीजेपी ने किया, पूरे मराठवाड़ा के 8 जिलों में जो मराठा वोटर था वो बीजेपी से बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बल्कि बीजेपी के जो विधायक हैं उनको वहाँ से खदेड़ा गया। गुस्सा तो नहीं दिख रहा। नहीं जी, नहीं, वो क्या है कि ये उनके नेगेटिव थे, लेकिन इसके बरक्स जो पोलराइजेशन हुआ है, मुसलमान बाहर नहीं निकला इस बार का। मेरी जो बात हुई है वहाँ के रिपोर्टर से, मुसलमान जिस तरह से लोकसभा चुनाव में टूट करके वोट दिया, इस बार मुसलमान उतनी तादाद में नहीं निकला है। तो मराठा, मुसलमान और महार अगर ये 3 मिल जाते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किल हो सकती थी। नहीं, लेकिन क्या है सवाल, मोटा सवाल क्या है, मोटा सवाल यहाँ पे ये है कि बीजेपी की रणनीति काम करती दिख रही है। ये तो झलक रहा है, बिल्कुल झलक रहा है। सीटों का बंटवारा जैसे भी किया उन्होंने, वो जैसे भी किया हो, लेकिन ये काम करते तीनों फैक्टर साथ काम किए। जैसे कटेंगे तो बटेंगे जब हुआ तो कांग्रेस पार्टी और सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी वो मुसलमान के साथ खुल के खड़ी नहीं हुई। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, मुंबई में प्राउड मोमेंट वर्ली सीलिंग होता है, और ये मेरे लिए दुख का मोमेंट इसलिए क्योंकि मुंबई में इसके अलावा और कुछ दिखाने के लिए कुछ है भी नहीं। सोचिए, देश की फाइनेंशियल कैपिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ एक वर्ली सीलिंग दिखाते रहते हैं वो हमेशा। खैर, लेकिन हमारे लिए बड़ा अच्छा है क्योंकि हमारी टीम ने बड़ा खूबसूरत बनाया है। आपके सामने देखिए, बीजेपी 97, शिवसेना शिंदे 42, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, एनसीपी 23, और यहां पर अब देखिए शिवसेना उद्धव 31। लोकसभा में भी स्ट्राइक रेट शिवसेना शिंदे का अच्छा था। एनसीपी शरद पवार, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो 80 से ज्यादा सीटों पर लड़े, उनका 34, एनसीपी अजीत पवार से कम पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट। मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सिर्फ एक है। संतोष जी, आपसे पूछूंगा मैं, मुंबई का किंग कौन, यानी मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देवेंद्र फडणवीस या फिर एकनाथ शिंदे या फिर अजीत दादा पवार? बम्बई का मुख्यमंत्री, जो आपने डॉन शब्द इस्तेमाल किया, तो बम्बई में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं, उनके पीछे अमित शाह हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी जिसका फैसला करेंगे वही मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में अब मोदी जी की चलेगी, अमित शाह जी की। संतोष जी, मैं एक छोटी सी लाइन आपसे पूछ रहा हूं, अंग्रेजी का वर्ड है स्वीट रिवेंज। 2014 का कॉन्वर्सेशन जब सीटों को लेकर हुआ था बीजेपी और शिवसेना में, मैं वो बड़े बड़े नेताओं के नाम नहीं लूंगा, मुझे लगता है ये है तब से लेकर अब तक का स्वीट रिवेंज। और एक बड़ा अपडेट है, महाविकास आघाड़ी अब 2 नंबर्स में आ गया है, 100 से भी कम सीटें हो गई हैं रुझानों में उसकी, और अदर्स एकदम से बढ़े हैं, 16 सीटों पर चले गए हैं। तो ये बहुत तेजी से नंबर्स महाराष्ट्र में बदले हैं पिछले 15 मिनट में। और देखिए, ये जो डिवीजन है 162 का, उसमें शिंदे गुट के पास भी 42 सीटें हैं, ज्यादा सीटें उनके पास। तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता क्या साफ तौर पर, क्या ये सवाल बरकरार रहेगा? इंटरेस्टिंग फैक्ट है सुमेरा, जितनी सीटों पर महाविकास आघाड़ी आगे चल रहा है, 3 पार्टियां मिलकर, उतनी सीटों पर तो अकेले बीजेपी आगे चल रही है। जाहिर सी बात है, क्योंकि ज्यादा सीटों पर लड़ भी रहे हैं, और ये लड़ी भी है बहुत ज्यादा सीटों पे। ओ, सामने हमारी एक वॉल तैयार हो गई है,
इस वॉल को पढ़ने के लिए हमारे सहयोगी जो कि हम सबसे हाइट पे बहुत ज्यादा है, गौरव अग्रवाल जाएंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे तक पूरा कवर कर पाएंगे। सब लोग जा सकते हैं। हमारे सहयोगी ये महाराष्ट्र की 288 सीटों के हम नाम और लेकर आए आपके सामने, और उसमें से 277 के रुझान यहां पर आ चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सीट वाइज सीट हम आपको बता रहे हैं कि किस सीट पर कौन आगे है और कौन पीछे है। आप देखिए, आप जामनगर देखिए, बीजेपी आगे है, पुसद देखिए, यहां पर एनसीपी, एपी। इसके पहले गौरव ये मैप भी देख लीजिए, और देखिए ये मैप में आपको दिखाई दे रहा है एनडीए का ये जो सैफरन कलर है, ये जो भगवा रंग है, वो किस तरह से हर रीजन में दिखाई दे रहा है। ये यहां पर किस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थाने कोंकण का इलाका, यहां बस विदर्भ का इलाका थोड़ा कम है, लेकिन बाकी जगह यहाँ थाने कोंकण, मुंबई, इन तमाम इलाकों में पश्चिम महाराष्ट्र में काफी हद तक दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये आप देख लीजिए कोस्टल लाइन मुंबई, इधर थाने देख लीजिए, इधर वेस्टर्न महाराष्ट्र देख लीजिए, ऊपर आएंगे मराठवाड़ा देख लीजिए, हर जगह बीजेपी दिख रही है। ये जो है विदर्भ के आसपास का, ये देखना होगा कि कौन सी पर्टिकुलर सीटें हैं जहां पर बीजेपी या महायुति का जादू चलता नहीं दिख रहा। लेकिन 277 में आप देखिए महायुति 162, 99 पर महाविकास आघाड़ी। अब सीट वाइज देख लेते हैं। देखिए जिस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है, रिसोर्ट में समाज शिवसेना शिंदे गुट, यानी यहां पर शिंदे गुट आगे है, पुसद में अजित पवार गुट आगे है, चारकोप में बीजेपी, चंद्र पश्चिम में बीजेपी, श्रीवर्धन में एनसीपी अजित पवार गुट, और तुलजापुर में बीजेपी। इस तरह से एक एक सीट का जो आंकड़ा है यहां पर मौजूद है। जी मुझसे पूछ रहे हैं निशांत, मुंबई का क्या हाल है? मुझे सीट ढूंढनी पड़ेगी मुंबई की। बांद्रा देखिए, एनसीपी अजित पवार यहां पर आगे चल रही है, अलीबाग का अभी हमें पता चल नहीं पा रहा है। गोरेगांव, वर्सावा, अंधेरी पश्चिम, ये रही सीटें। अंधेरी पूर्व में, वर्ली में आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं। बाईकुला, माहिम में शिवसेना, अंधेरी पश्चिम, अंधेरी पूर्व, ये देखिए विले पार्ले, ये आपके सामने है। यहाँ पर बोरीवली देख सकते हैं आप, बीजेपी आगे चल रही है। भिवंडी पश्चिम बीजेपी आगे चल रही है। इसके अलावा भिवंडी ग्रामीण आप देख सकते हैं, शिवसेना और शिंदे गुट यहाँ पर आगे चल रहा है। मुंब्रा कलवा में देख सकते हैं एनसीपी शरद पवार आगे चल रहे हैं। ठाणे में बीजेपी आगे है, नाला सोपारा में बीवीए आगे। और यूपी से बहुत बड़ी खबर आ रही है, माहिम में अमित ठाकरे तीसरे नंबर पर। अमित ठाकरे तीसरे नंबर पर माहिम में। यूपी के आंकड़ों में देखिए बदलाव, यूपी 9 में से 8 सीटों पर एनडीए आगे, 8 सीटों पर, यानी क्या सिर्फ एक करहल की सीट ही समाजवादी पार्टी के पास जा रही है? बाकी सभी सीटें सिर्फ करहल ही समाजवादी पार्टी के पास ऐसा लगता है कि जा रही है। अगर एक सीट को जीतेंगे वो तो करहल ही होगी। 9 में से 8 सीट एनडीए के पास जाती हुई दिख रही है। राधिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। राधिका, पहले तो आपको बधाई, यहाँ पर बीजेपी जो है वो एकदम स्वीप कर रही है महाराष्ट्र, और लेकिन हमारे डेटा में झारखंड में मामला फंस गया है। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर जो डेटा है, क्योंकि इस चैनल पर आपने TV9 पर ज्वाइन किया, जो सबसे पहले डेटा दिखा रहा है, सबसे पहले मैं महाराष्ट्र बताता हूं आपको। 169 आउट ऑफ 277 एनडीए प्लस, एमवीए 92 एंड अदर्स 16। अब 171 हो गया है महाराष्ट्र में एनडीए। अब मैं आता हूं झारखंड में। झारखंड में बीजेपी प्लस 37, जेएमएम या कांग्रेस 38, अदर्स 1। नाउ अब इसके बाद मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं राधिका, उत्तर प्रदेश में भी जो हमारे पास आ रही है, वहां पर भी तस्वीर पूरी चेंज हो गई है। सुमेरा, उत्तर प्रदेश की तस्वीर एक बार बता दीजिए। जी उत्तर प्रदेश में देखिए, यूपी में समाजवादी पार्टी सिर्फ करहल से आगे है, जैसा कि मैं बता रही थी। 9 में से 8 सीटों पर एनडीए आगे, तो एक सीट जहां पर समाजवादी पार्टी आगे है वो करहल की सीट है, वो उनके लिए काफी सेफ सीट भी है, उसी पर वो आगे हैं। लेकिन बाकी किसी सीट से अब इस वक्त आगे नहीं चल रहे हैं। हालांकि इसके अलावा बाकी सीटों पर भी जो पिछली बार के जो नतीजे थे उसकी तुलना में इस बार समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहां पर उनके पास 5 सीटें थी, जो 10 सीटें हैं। खैर अभी 10 पे नहीं, 9 पे चुनाव हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास ज्यादा सीटें थी जो कि वो लूज कर रहे हैं। अरुण शक्ति नगर में नवाब मलिक की बेटी सना मलिक पीछे। सना मलिक और नवाब मलिक भी पीछे चल रहे हैं। कुछ देर पहले हमारे पास नवाब मलिक का भी आंकड़ा आया था, वो दोनों भास्कर के पति खड़े हैं, और वहां पर सना मलिक पीछे चल रही हैं इस वक्त। वहां पर जो हमारे पास डेटा आ रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, नवाब मलिक का भी किया था, नवाब मलिक का ज्यादा किया था। हाँ, लेकिन नवाब मलिक भी पीछे चल रहे हैं, सना मलिक भी पीछे चल रहे हैं, और वो ये साफ साफ कहा कि नहीं जाना है। हमारे साथ राधिका खेड़ा लेकिन बनी हुई है। राधिका, देखिए महाराष्ट्र में तो साफ तौर पर जो रुझान है, जो तस्वीर है वो दिखाई दे रही है, जिसमें एनडीए की आंधी जैसी तस्वीर दिखाई दे रही है इस वक्त। लेकिन बड़ा सवाल ये कि एनडीए के भीतर शिवसेना शिंदे गुट के पास भी बहुत बड़ी संख्या में सीटें आ रही हैं। आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे, मुख्यमंत्री किसका होगा? क्या ये तस्वीर साफ होगी? क्या इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा महाराष्ट्र में?
नमस्कार। देखिए, सारी जगह बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। झारखंड में हाँ, हम अभी हल्का सा पीछे चल रहे हैं, लेकिन वी विल राइज लाइक द फीनिक्स इन झारखंड, और वहाँ के भी नतीजे आप देखिएगा, हम वहाँ पे भी सरकार बनाएंगे। रही बात मुख्यमंत्री कौन बनेगा, नतीजे एक बार पूरे क्लियर हो जाए, एक बार हम सारी चीजें सामने आ जाए। राधिका जी, लेकिन इन नतीजों का, इस आंधी का क्या सबसे बड़ा कारण आपको लगता है महाराष्ट्र में? क्या जो आदित्य ठाकरे जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, क्या मोदी जी ने जो कहा एक है तो सेफ है, क्या वो आपका मास्टर स्ट्रोक था जो काम कर गया? देखिए, पहले भी पिछले चुनाव में भी महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की अलायंस की सरकार को वोट दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने चोरी की सरकार बनाई जो महाराष्ट्र के लोगों के मत के खिलाफ थी। और वो 2.5 साल जो उन्होंने सरकार चलाई, जिसमें वो मुख्यमंत्री कोरोना के समय में भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, अपने एमएलए से नहीं मिल रहे थे, और जिन्होंने बॉडी बैग तक को नहीं छोड़ा और उसमें भी घोटाला कर पाया। और जिस तरीके से देखिए ना, जो अपने पिता के नहीं हुए, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे जी की ही विचारधारा को छोड़ दिया, जो वो हमेशा कहते थे मैं अपनी पार्टी को कभी कांग्रेस नहीं होने दूंगा। नहीं, लेकिन राधिका जी, मेरा सवाल आपके नैरेटिव पर था। जो नैरेटिव बीजेपी ने वहां बिल्ड किया, क्या वो काम कर गया? हमने सिर्फ अपना काम की बात करी ना, हमने कब कोई और नैरेटिव बिल्ड किया? हम तो अपने काम पे वोट मांग रहे थे, और हमने बिल्कुल एक साफ सी बात कही जो एक बहुत कटु सत्य है, दैट यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, और उसी को हमने लोगों को कहा। और ये हमने हरियाणा में भी देखा और यहाँ पे भी देखा कि लोगों ने, दे हैव रिजन अबव कास्ट पॉलिटिक्स। जो लगातार राहुल गांधी कहते आए हैं कि जाति क्या है तुम्हारी, कितने पत्रकारों से पूछ लिया तुम्हारे मालिक की जाति क्या है, कितने फिल्म स्टार से लेके मिस इंडिया से लेके हमारे आर्मी के जवानों से पूछ लिया तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। राधिका, क्या आप ये कह रही है कि बीजेपी कामयाब हो गई कास्ट पॉलिटिक्स को बीट करने में? लेकिन जो एक मिनट, लेकिन जो पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन है उसने कास्ट पॉलिटिक्स को बीट कर दिया, यानी हिंदू मुस्लिम वो कटेंगे तो बटेंगे, यानी हिंदू को बटना नहीं चाहिए, दैट्स इट, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गए? हमने तो ये कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, मतलब सभी को साथ रहना चाहिए ना। यूनाइटेड वी स्टैंड, आंकड़ा देखिए 174, ठीक है, ओके, महायुति 174, मैसिव। और हमारे साथ अब विपिन चौबे जुड़ गए हैं लखनऊ से। विपिन, हम उत्तर प्रदेश का जो, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन झारखंड में भी ट्रेंड चेंज हुआ है। झारखंड में बीजेपी आगे है 40, कांग्रेस 38, अदर्स 1। बैक टू यू सुमेरा। और इसमें बीजेपी को अब सिर्फ एक सीट चाहिए झारखंड में, अगर बहुमत के आंकड़े तक उन्हें पहुंचे, हालांकि अंतर बहुत कम है। सुमेरा, बीजेपी 101 100 पार कर चुके हैं बीजेपी अकेले। और बीजेपी जो लगातार कहती रही है वो चुनाव प्रचार में वो होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, यानी बीजेपी सबसे बड़ा दल होगी महाराष्ट्र में। 101 तक तो वो अभी पहुंच ही चुके हैं। लेकिन विपिन हमारे साथ हैं। विपिन, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव बहुत दिलचस्प है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अब जब ये चुनाव हो रहे थे, इसमें समाजवादी पार्टी को नुकसान होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जितनी सीटों पर वो पहले जीते थे वहां पर वो नहीं जीत रहे हैं, तो कहां कहां और किस तरह का नुकसान हुआ है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने काम किया? देखिए, जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी थी, और इसके अलावा 1 सीट पर आरएलडी, 3 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर निषाद पार्टी थी। यानी अगर गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन के पास 4 और समाजवादी पार्टी के पास कुल गठबंधन के पास 5 सीटें थी। लेकिन जो उपचुनाव के परिणाम या रुझान आ रहे हैं उसमें एक बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी ये माना जाता है कि उपचुनाव जो होता है वो सरकार का चुनाव होता है, सरकार से इन्फ्लुएंस्ड होता है बहुत हद तक, और सरकार का प्रभाव होता है, वो प्रभाव साफ तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस बीच इस उपचुनाव में बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। उन आरोपों के बाद ये रुझान ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी में जनता का खत्म हुआ था, भारतीय जनता पार्टी सरकार का इन्फ्लुएंस होता है, यही आरोप तो समाजवादी पार्टी लगा रही है कि सरकार ने जमकर इन्फ्लुएंस किया है, और 3-4 जगहों का तो वो चुनाव रद्द करने की बात कह रहे हैं। तो क्या फिर समाजवादी पार्टी के नेता इसी बात को आगे बढ़ाएंगे अगर यही नतीजा रहता है तो?
बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि पूरा चुनाव इन्फ्लुएंस्ड है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, पुलिस के दम पर यह चुनाव लड़ा गया है और कहीं ना कहीं वोटरों पर दबाव बना गया है, वोटरों को बाहर नहीं निकलने दिया गया। और अब जब ये रुझान आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी यह आरोप साफ तौर पर लगाएगी। और जो वो कहते आ रहे हैं, क्योंकि कल भी परसों भी ये कहा गया कि 3 सीटें, चाहे वो कुंदर की हो, सीसामऊ हो या कुछ और सीटें हो। झारखंड में, माफ कीजिएगा विपिन, आपको रोक रहे हैं, क्योंकि देखिए झारखंड में बहुमत मिल गया है। रुझान में बीजेपी को 41 सीटें और 37 सीटें और अंतर भी हो गया है, यानी अंतर भी है। पहले बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला चल रहा था झारखंड में, लेकिन अब रुझान में बीजेपी को बहुमत मिल गया है 41 सीट पर। तो दोनों राज्य, झारखंड भी और महाराष्ट्र भी, तस्वीर किसी हद तक साफ होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं, इसमें कांग्रेस के लिए सिर्फ एक ही कंसोलेशन प्राइज है और वो है प्रियंका जीत रही हैं वायनाड से, जो कि एक्सपेक्टेड भी था, प्योरली एक्सपेक्टेड था। लेकिन 179, दैट इज अ मैसिव नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर है। 179 इस वक्त बड़ी खबर, बहुमत 41। ये देखिए, आहा, वाटरफॉल मूवमेंट आ चुका है झारखंड में। अगर बात की जाए, महाराष्ट्र में भी आया है और झारखंड में पिक्चर है, पिक्चर झारखंड की, लेकिन वाटरफॉल मूवमेंट तो महाराष्ट्र में है। खैर बोथ ऑफ देम आर राइट। यहां पर गौरव और सुमेरा एकदम ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपके सामने तस्वीर देखिए, 179 महाराष्ट्र, नीचे देखिए झारखंड में पानी बहता हुआ 41 पे। यहां पर बाबूलाल मरांडी मुस्कुरा रहे होंगे, हेमंत सोरेन सोच रहे होंगे यहां पर, लेकिन इस सब के बीच में 88 ये देखिए 88 हाउसी का नंबर होता तो बहुत लकी माना जाता एमवीए के लिए, लेकिन यहां पर चुनावों का नंबर है इसलिए लकी नहीं है, आई एम सॉरी। लेकिन 16 निर्दलीय, ये बेचारे बड़े मायूस होंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेंट होते हैं। मैं सीधे चलूंगा, संतोष जी मेरे साथ हैं, मेरे साथ यहां पर नंबर घट गया झारखंड में, 40 हो गया, फिर 40 हो गया झारखंड में, और कम हो गया, और कम हो गया, 39-40 हो गया, और जेएमएम प्लस 40। क्या झारखंड पलट गया, हमारा वाटरफॉल वापस उल्टा जाएगा। संतोष भारतीय जी लगातार ये कह रहे थे, संतोष भारतीय जी, इस पर आपसे सवाल आप ये कह रहे थे एज है, और अभी फिर से रुझान में एज दिखाई दे रहा है। एज से ज्यादा एजी लग रहा है, एजी लग रहा है। जी संतोष जी, देखिए, मैं महाराष्ट्र के बारे में ज़रूर ये कहना चाहूँगा, झारखंड से अलग, कि महाराष्ट्र में महिलाओं ने चुनाव को बदल दिया। आप जो बार बार कह रहे हैं, लाडली बहना ने बहुत बड़ा काम किया वहाँ पर, और ठीक ये जो 6,000 या 9,000 उनके अकाउंट में पहुँचे, उससे महाराष्ट्र की औरतें पहली बार अपने को सशक्त महसूस कर रही थी कि उनके पति से अलग उनके अकाउंट में। तो ये बात बताइए मुझे, क्योंकि आपने जेएमएम, अरे कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन को झारखंड में बहुमत मिल गया, बहुमत मिल गया, ये 41 हो गए वो। तो ये झारखंड पे थोड़ा बात करना जरूरी है। सर, झारखंड पे क्या कहेंगे जयशंकर गुप्ता जी? झारखंड में एक तो भारतीय और 40-40 हो गया, अंदर से थोड़ी बिखरी हुई थी। आप जयशंकर जी कह सकते हैं, मैं झारखंड पे कुछ नहीं कहूंगा, पहले आंकड़े आ जाने दो, फिर कहूंगा कुछ। अब ये देखिए झारखंड में नेक टू नेक हो गया है, लेकिन शुरुआती रुझान है, अभी भी निर्णायक रूप से कुछ सर अब शुरुआती नहीं है, एक सीटें घट रही हैं और बढ़ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जरूर, लेकिन सर क्या फैक्टर्स हैं झारखंड में? बीजेपी ने बहुत रिकवर किया है, बीजेपी को देखिए 40 तो है ही ना, नेक टू नेक मुकाबला है। तो जो वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुद्दे उठाए, जो वहां पर उन्होंने, क्या वो मुद्दे काम कर रहे हैं? यूपी फिर बदला है, यूपी फिर बदला है, एक बार फिर से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे हो गई है और 6 पर एनडीए आगे है। तो यूपी में भी बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। गौरव, जरा एक बार फिर से बता दें हम बड़े जोश के साथ, उत्तर प्रदेश में फिर स्थिति बदल गई है, 8-1 से 6-3 हो गया है। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि इस वक्त में बोरिस बेकर और इवान लंडल के बीच में एक टेनिस मैच देख रहा हूं जो आपके सामने अभी चल रहा है। लेकिन आप इसको आंद्रे अगासी और पीट सैम्प्रस भी कह सकते हैं, लेकिन इस सब के बीच में आपके सामने तस्वीरें देखिए, बीजेपी 40, जेएमएम में 40, निर्दलीय जो महाराष्ट्र में खुश होने चाहिए थे वो यहां पर 183 महाराष्ट्र 183, ये तो मतलब क्रिकेट टीम का स्कोर था। एक एग्जिट पोल 195 तक गया था, क्या वहां तक जाएंगे? उसका नाम मत लीजिए, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, लेकिन एक एग्जिट पोल 195 तक गया था, कोई बात नहीं, वहां तक जाएगा हमारा। ये बहुत दिलचस्प है, सबका सफाया होता हुआ
हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए महाराष्ट्र में 108 पर बीजेपी अकेले पहुंच चुकी है। शिवसेना शिंदे 46 सीट पर है, यूबीटी आई थिंक सुमेरा इस बात का, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 32 सीटों पर है। सुमेरा को इस बात का एहसास नहीं है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा स्लोगन दे दिया अभी सबका साथ, यानी एक का साथ और सबका सफाया। इस वक्त तो सुमेरा ने एक बहुत बड़ी लाइन कह दी है यहां पर। महाराष्ट्र में अगर जो देखे तो 183, 83 एंड 18। राजेश जी, हार्ड हिटिंग सवाल है। कांग्रेस एक हाई पर थी लोकसभा में, उसके बाद हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, झारखंड हुआ, ये कहां जा रहे? टिल वेयर दे विल दे फॉल? चुनाव से अलग है, और लेकिन जो स्टीम बनी थी वो हरियाणा चुनाव में, उसमें गुब्बारे में पिन जरूर डाल दी थी। और कांग्रेस पार्टी के में इतनी ताब नहीं थी कि वो जो जन समर्थन मिला था राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद, उसको संभाल के रखें, उसको आगे बढ़ें। ये नेतृत्व की कमजोरी है, बहुत साफ साफ कहना चाहिए। 183 कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियों को मुंह छुपाना चाहिए। सर नेतृत्व तो राहुल गांधी है ना। सर मैं राहुल गांधी, उन्हीं की कमजोरी है ना। बिल्कुल राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा मोमेंट, लेकिन क्या बीजेपी, राजेश सर एक सेकंड, क्या बीजेपी एक बहुत बड़े अलायंस पार्टनर का रोल प्ले करेगी? क्योंकि अभी हम जो आंकड़े देख रहे हैं उसमें बीजेपी एंड शिंदे मिल जाएं तो वो अपने आप सरकार बना रहे हैं। अजीत दादा पवार की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है बीजेपी। और ये बीजेपी वाला जो महायुति अलायंस था महाराष्ट्र में, जिस तरह से इन्होंने लड़ा और वापस आया, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका निशान प्रतिक्रिया ले लेते हैं सर। आरएसएस की भूमिका पे एक मिनट बात करना चाहता हूं। उन्होंने जिस तरह से काम किया उसका भी असर है, हरियाणा भी असर है। संघ को यह समझ में आ गया है कि अगर सत्ता नहीं रही तो हम नहीं रहेंगे।